हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिनूक। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं जो जेनेटिक्स का बेसिस है। क्लास 9 से ही आप सेल, न्यूक्लियस, डीएनए के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट जैसे जैसे हम हायर स्टैंडर्ड में आते हैं, स्पेशली मैं 10th के उस चैप्टर की बात कर रही हूँ जो जेनेटिक्स का चैप्टर है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिनमें इन टर्म्स का यूज बहुत ज्यादा हुआ है। और हम इन टर्म्स का यूज अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से करते हैं। जब हम बात करते हैं कि द बेसिक हेरिडिटरी यूनिट, तो हम कहते हैं कि बेसिक हेरिडिटरी यूनिट इज जीन्स। फिर कोई कहता है कि नहीं, बेसिक हेरिडिटरी यूनिट इज डीएनए। लेकिन पेरेंट्स से जो हम इनहेरिट करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो हम क्रोमोसोम के फॉर्म में इनहेरिट करते हैं। सो इट ऑलरेडी साउंड्स कंफ्यूजिंग, है ना। बहुत बार हमें ये कंफ्यूज करता है कि डीएनए कब यूज करना है, जीन वर्ड कब यूज करना है, क्रोमोसोम कब यूज करना है, और क्या रिलेशन है इन सारे वर्ड्स में, ये हमें देखना है। आज की वीडियो में मैं आपको ये क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगी कि इन सारे वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। एक चीज जो हमें स्टार्टिंग के लिए याद रखनी है वो ये कि डीएनए हो, क्रोमोसोम हो, जीन्स हो या अलील हो, ऑल दीज आर जेनेटिक मटेरियल। ये सारे ही जेनेटिक मटेरियल हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मटेरियल किसी और चीज को बिलोंग, ये सारे ही जेनेटिक मटेरियल एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। तो लेट अस स्टार्ट की एक्चुअली पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है। तो यहाँ जो आपको स्क्रीन पे मॉलिक्यूल दिख रहा है, दिस इज डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी, वैसे आप लोगों को पता होगा। डी ऑक्सी, ओहो स्पेलिंग गलत हो गई हमारी, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये एक तरीके का एसिड है। इनफैक्ट आप केमिस्ट्री में एसिड्स के बारे में पढ़ते हो, है ना। सो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो क्योंकि इसके अंदर राइबो शुगर होती है, डी ऑक्सी क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होता है। खैर ये बहुत थोड़ा केमिस्ट्री में चले गए हम। सो डीएनए, ये हमारे पास डीएनए का एक मॉलिक्यूल है जिसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमंस की बात करूं, डीएनए वैसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन मैं ह्यूमन का इस टाइम एग्जांपल ले रही हूँ। सो ह्यूमन में अप्रोक्सीमेटली डीएनए की लेंथ होती है 2 मीटर्स। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो 2 मीटर ये लेंथ होती है डीएनए की, 1.8 टू 2 मीटर्स। अब इतना बड़ा डीएनए आप इमेजिन करके देखो कि कैसे एक छोटे से सेल में फिट होगा। तो इसके लिए हमें डीएनए की करनी पड़ती है पैकेजिंग। ऑब्वियसली क्योंकि अब हमें इतने बड़े डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है, तो हमें इसकी करनी पड़ेगी पैकेजिंग। तो ये कंडेंस होता है, और जब ये कंडेंस होता है तो ये और अपने जो स्ट्रैंड्स हैं उनको छोटा छोटा बना लेता है। सो समवॉट पैकेजिंग स्टार्ट हो जाती है और ज्यादा कंडेंस होना शुरू हो जाता है। तो वी से दैट नाउ डीएनए हैज कंडेंस्ड। और जब ये कंडेंस हुआ है तो ये और पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने लगता है। बट अभी भी, और ये बिल्कुल वैसे होती है, इट इज लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ ट्विस्टिंग। तो ये बिल्कुल वैसे होती है जैसे टेलीफोन वायर होती हैं पहले, जो पुराने जमाने में लैंडलाइन फोन्स होते थे, उनकी टेलीफोन वायर अगर आप देखो तो ऐसे स्पाइरल्ड होती थी। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये कॉइल होना और सुपर कॉइल होना स्टार्ट करता है। उसके बाद अब क्या होता है, अब हमें और ज्यादा सुपर कॉइलिंग करनी है डीएनए की। अभी भी ये इतना इनफ नहीं है कि हमारे न्यूक्लियस में फिट हो जाए। तो क्या करते हैं, इसी यही डीएनए का जो थ्रेड होता है, ये अपने आप को रैप करना स्टार्ट कर देता है किसके अराउंड, प्रोटीन्स के अराउंड। सो ऑलरेडी न्यूक्लियस में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसके अराउंड ये अपने आप को पैक करना स्टार्ट कर देता है। अब ये कैसे पैक कर रहा है और ये प्रोटीन्स के अराउंड ही क्यों पैक कर रहा है, ये जो आपको राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये राउंड स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स। और इन प्रोटीन्स का एक खास नाम होता है, इन्हें हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। अब क्या क्या ये खास बात है, कैसे ये लिपट, और ये बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप समझ लो कि एक ऊन का गोला, हम एक ऊन को लपेटते चले जाते हैं, गोले बन जाते हैं, ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन होती है। ये हमारा डीएनए थ्रेड है, और डीएनए थ्रेड इन प्रोटीन्स के ऊपर रैप होता चला जाता है। लेकिन ये रैप कैसे हुआ, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ। हमारा जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो अब ये तो आपको पता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, क्योंकि हमारे प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं और डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो पूरा की पूरा डीएनए इन प्रोटीन्स के ऊपर पैक हो जाता है। और पैक होने के बाद ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम कहते हैं, समवॉट इट लुक्स लाइक एक्स शेप स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं फिर क्रोमोसोम। ठीक है, ये कहलाता है क्रोमोसोम। तो अब ये क्रोमोसोम मैंने तब
अब आप ये देखो कि हम ये जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ये वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ यूज हो रहे हैं डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन दिखाने के लिए, है ना। डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन दिखा रहे हैं ये जो वर्ड्स हैं। तो दैट मीन्स कि हमने जब तक डीएनए पूरा अनवाइंड था तब हमने वर्ड यूज किया डीएनए। डीएनए के बाद जब वो और ज्यादा रैप हो गया प्रोटीन्स के अराउंड और उसने एक एक्स शेप स्ट्रक्चर ले लिया, जब भी ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है तो उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। और ये सिर्फ और सिर्फ विजिबल होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इट इज ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, जब एक सेल डिवाइड करने जाता है तभी क्यों ये ऐसा क्रोमोसोम में बन गया, क्योंकि जब सेल को डिवाइड होना होता है तो उसे ये ध्यान रखना होता है कि उसे अपनी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो आगे पास ऑन करनी है। तो थ्रेड के, अब आप इमेजिन करो कि मुझे आपको थ्रेड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो थ्रेड डिस्ट्रीब्यूट करना कितना मुश्किल है कि मैं किस तरीके से हाफ और हाफ थ्रेड डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, है ना, दो बच्चों के बीच में। लेकिन वहीं अगर मेरे पास वो थ्रेड के बॉल्स बने हुए होंगे, जैसे हमारे पास यान होता है, ऊन के गोले होते हैं, तो उनको देना काफी आसान होता है ना, कि एक मैंने एक स्टूडेंट को दे दिया, एक दूसरे को दे दिया। तो ऐसे ही, ताकि हाफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिना किसी क्यूम्बरसम प्रोसेस के ट्रांसफर हो जाए, तो ये सारा जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होकर एक क्रोमोसोम की शेप ले लेता है। तो क्रोमोसोम डीएनए ही है, डीएनए को ही हम क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन वो सारा डीएनए जब रैप अप हो जाता है और एक्स शेप का दिखने लगता है, तब उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम कुछ नहीं है, बट क्रोमोसोम इज इक्वल टू हिस्टोन, यानी प्रोटीन, चाहे आप प्रोटीन लिख दो, हिस्टोन प्लस डीएनए। तो डीएनए और प्रोटीन जब आपस में रैप हो जाते हैं और एक्स शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो हम उसको क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, सो इन शॉर्ट, डीएनए डीएनए हमारा रैप होने के बाद एक्स शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, जो कि सिर्फ कब और कब विजिबल होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे। तो अब हमने दो टर्म्स तो अपनी क्लियर कर ली, डीएनए और क्रोमोसोम। अब बात करते हैं जीन्स की। अच्छा, उससे पहले आप ये इमेज देख सकते हो, ये थोड़ी मेरी ड्राइंग से बेटर है, मैंने थोड़ा सा, अगर आप देखो तो स्टिल थोड़ा क्लमजी कर दिया है, बट अगर आप इसमें देखोगे तो देखो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि कैसे डीएनए है, डीएनए आगे होकर कॉइल होता जा रहा है। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, इसके अराउंड ये रैप हो जाता है, रैप होने के बाद फर्दर और ज्यादा कॉइल होने लगता है, तो ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बना लेता है क्रोमोसोम। और ये सारे क्रोमोसोम्स हमारे कहाँ फिट होते हैं, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये सारे क्रोमोसोम्स हमारे फिट होते हैं, राइट। चलो अब आते हैं जीन पे। जीन क्या है, इसी डीएनए का, किसी भी डीएनए का कोई भी एक फंक्शनल सेगमेंट इज जीन। ठीक है, जीन क्या है, अगर जीन को हमें लिखना हो तो जीन इज नथिंग बट फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब फंक्शनल का क्या मतलब हुआ, फंक्शनल का मतलब ये हुआ कि ये जो जीन है ये किसी ना किसी चीज के लिए कोड करना चाहिए। अब कोडिंग क्या है, देखो सिंपल सा एक फैक्ट है, एक जीन होता है और जीन कोड करता है किसी प्रोटीन के लिए। ठीक है, ये सिंपल सी कोडिंग है। आप एप्स में भी कोडिंग करते हो तो आप एक कोड रन करते हो कि फॉर एग्जाम्पल इस यूजर इंटरफेस का कलर रेड आएगा, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये येलो हो जाएगा। तो ये कोड करता है प्रोटीन के लिए, और वो प्रोटीन हमारी बॉडी में कोई फिजिकल कैरेक्टर देता है। वो फिजिकल कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, वो फिजिकल कैरेक्टर हमारा हेयर कलर, आई कलर, हेयर टेक्सचर, हाइट, इट कुड बी एनीथिंग। तो जीन, कोई भी जीन हुआ, वो जीन किसी प्रोटीन के लिए कोड करेगा और वो प्रोटीन हमारी बॉडी में एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। तो डीएनए का वो हिस्सा, वो सेगमेंट जो किसी प्रोटीन के लिए कोड कर सकता है, उसको हम जीन कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं कि डीएनए का इतना सेगमेंट कोड कर रहा है सपोज हेयर कलर के लिए, ठीक है, तो हेयर कलर के लिए ये सेगमेंट कोड कर रहा है, और सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जीन है कैपिटल बी और ये हेयर कलर के लिए कोड कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये बी जीन एक प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन का नाम भी हम बी रख देते हैं। ठीक है, इसने एक प्रोटीन बनाया बी, और इस प्रोटीन की वजह से जब ये प्रोटीन बन गया तो हेयर का क्या कलर आया, ब्लैक हेयर कलर। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में सारे कैरेक्टर्स आते हैं। तो ये हेयर कलर का एक जीन प्रेजेंट था यहाँ पे, और इसी डीएनए में आपको और बहुत सारे जीन्स भी मिलेंगे। हो सकता है ये वाला मैं अलग कलर यूज कर लेती हूँ, कि हो सकता है ये वाली सेगमेंट जो हो, ये वाला जीन ये हाइट के लिए कोड कर रहा हो। उसके अलावा स्किन, ये वाला सेगमेंट हो सकता है स्किन कलर के लिए कोड कर रहा हो। तो ऑल दीज आर जीन्स, एंड वी हैव अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन जीन्स ऑन आर डीएनए। सारे के सारे फंक्शनल नहीं होते, इसलिए मैंने फंक्शनल का
जीन फंक्शनल सेगमेंट है जो कोड कर पाए प्रोटीन कलर के लिए। तो यहाँ पे मान लो इस सेगमेंट पे बी जीन था जो कोड कर रहा है प्रोटीन के लिए, जिसने एक प्रोटीन बनाया और उससे ब्लैक हेयर कलर आ गया। अब मान लो ये कोई और सेकंड पर्सन है, ये कोई और दूसरा इंडिविजुअल है, इसी जगह इसी सेगमेंट पे जो हेयर कलर के लिए कोड कर रहा है, इसी जीन का एक दूसरा वेरिएंट प्रेजेंट है। ठीक है, जीन हेयर कलर के लिए ही है लेकिन वेरिएंट दूसरा प्रेजेंट है। तो इसने जो प्रोटीन बनाया वो प्रोटीन भी उसी टाइप का था लेकिन थोड़ा सा कम क्वांटिटी में बना। ठीक है, और उस प्रोटीन की वजह से क्या हुआ, ब्राउन हेयर कलर आया। क्या आया, ब्राउन हेयर कलर आया। तो हम इससे ये समझते हैं कि पूरे डीएनए पे, जो पूरा डीएनए है उस डीएनए पे छोटे 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 फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, जो आगे जाके कोई कैरेक्टर बनाते हैं, और इन सेगमेंट्स को हम जीन्स कहते हैं। ठीक है, तो अब अलील्स क्या होते हैं फिर, अलील्स होते हैं इसी जीन के वेरिएंट। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो, अगर हेयर कलर का हमने एक जीन लिया था तो उस जीन के हमने दो वेरिएंट यूज करे। वेरिएंट मतलब वेराइटी। अगर आप मार्केट में जाते हो और अगर आपको आपने एक ड्रेस आपको पसंद आई और उसी सेम ड्रेस में अलग अलग कलर होते हैं, है ना। या फिर आप मोबाइल फोन का एग्जांपल ले लो कि कोई मोबाइल फोन है, कोई कोई भी मॉडल है, अगर एग्जैक्ट सेम मॉडल के भी, अब आईफोन है, एक मॉडल के भी 14 प्रो के भी अलग अलग कलर आते हैं, है ना। एक ही, तो हम उसको वेरिएंट कहते हैं कि एक ही मॉडल में वेरिएंट है, अलग अलग कलर हैं। तो ऐसे ही जीन एक ही होता है, उस जीन के दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, और इस जो जीन के दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं इन्हें हम अलील कहते हैं। तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर कॉल्ड अलील। सो अलील्स आर नथिंग बट ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन को हम अलील कहते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पी प्लांट में आपने हाइट के बारे में पढ़ा है, तो हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन है टी, और वो टी जीन दो तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है, कैपिटल टी या स्मॉल टी। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अलील्स हैं। ये दोनों क्या हैं, अलील्स हैं। मतलब डीएनए पे कैपिटल टी भी प्रेजेंट होगा और स्मॉल टी भी प्रेजेंट हो, मतलब और ये अलील, एक और चीज ध्यान रखना, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, होंगे ही हमेशा पेयर में। आप ये सोच लो कि अगर क्या कहते हैं, आप मार्केट में शूज खरीदने जाते हो तो पेयर में ही आएगा ना, ग्लव्स खरीदने जाते हो तो पेयर में ही आएंगे। तो ये अलील्स भी हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन हर जीन के दो वेरिएंट हो सकते हैं। जैसे अगर हम सीड शेप की बात करें, तो सीड की जो शेप है, अगर मैं शेप की बात कर रही हूँ, ठीक है, सीड शेप के लिए भी जो जीन होगा डीएनए पे, वो दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो पहली फॉर्म होगी उसकी कैपिटल आर और दूसरा अलील होगा उसका स्मॉल आर। कैपिटल आर बता रहा है कि वो सीड राउंड होगी, स्मॉल आर बता रहा है कि वो सीड रिंकल्ड होगी। तो हर एक जीन के दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं और उन दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम अलील्स कहते हैं, राइट। सो ये टर्म्स अब आपको क्लियर होने चाहिए। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जीन मेक्स अप द होल डीएनए। पूरे डीएनए के ऊपर जीन के छोटे छोटे फंक्शनल सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। वो जीन्स दो तरीके से एक्सप्रेस हो सकते हैं जिनको हम अलील्स कहते हैं, राइट। और वो डीएनए अपने आप को न्यूक्लियस में फिट करने के लिए पैक हो जाता है और उसकी डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्विकली आई विल जस्ट समराइज। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ फंक्शनल प्रोटीन, है ना। जीएनए वो सेगमेंट है डीएनए की जो कोई फंक्शनल प्रोटीन बनाएगी। डीएनए क्या है, डीएनए हमारा एक न्यूक्लिक एसिड है, इसमें सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। क्रोमोसोम हमारा वो एक्स शेप स्ट्रक्चर है जो डीएनए की ही पैकेजिंग से बना है ना। और डीएनए और ये क्रोमोसोम आपको सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे एक्स शेप दिखता है। सो बेसिकली क्रोमोसोम क्या है, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कंटेनिंग मेनी जीन्स। तो यानी जीन, बहुत सारे जीन्स ने मिलकर बनाया डीएनए, है ना। डीएनए ने क्या करा, डीएनए ने और कॉइल होकर बनाया क्रोमोसोम। ठीक है, डीएनए ने पैक होके बनाया क्रोमोसोम। और इनफैक्ट यही क्रोमोसोम, यही एक्स शेप क्रोमोसोम जब पूरा थ्रेड लाइक प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, जब हम उसको न्यूक्लियस को बनाते हैं तो हम इसको क्रोमैटिन भी कहते हैं। पर क्योंकि हम जेनेटिक्स में क्रोमैटिन वर्ड ज्यादा यूज नहीं करते, ज्यादा स्टडी नहीं करते, इन्हीं तीन वर्ड्स की बात होती है, तो इन्हीं के बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। और यही जीन जो किसी प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है वो दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है जिसको हम
अलील्स कहते हैं। सो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। यही एग्जैक्ट डिफरेंस है जीन्स, अलील्स, डीएनए एंड क्रोमोसोम में। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स के लिए, आगे कोई भी आपके मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।